की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो पर जिसका नाम है मुस्कान। मैं हूँ राज सिंह वर्मा और मैं हूँ सतनाम कौर। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, मंजिल का नहीं है पता। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, मंजिल का नहीं है पता। चौराहे पर आकर पूछते हैं, ए दिल ये तो बता जाना कहाँ है। बहुत बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं, पर उस चक्कर में अपना रियल पर्पस भूल जाते हैं। क्यों राज? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आज का हमारा टॉपिक भी पर्पस पे है, हाउ टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। हमारे साथ हैं नैना सिंह धाकड़ जी जो एक माउंटेनियर हैं, और साथ में बीके राजीव भाई जो कि एक लाइफ कोच हैं और सीनियर राजयोगा ट्रेनर है। वेलकम। हमारे साथ हैं संगीता राज जी, शी इज एन आर्टिस्ट। वेलकम मैम। और हमारे साथ है हमारी चौथी गेस्ट अर्चना सिंह जी, शी इज एन एंकर, जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर। चलिए, हमेशा की तरह शो शुरू करने से पहले हम देखते हैं हमारी रिसर्च टीम आज के टॉपिक पर क्या कहती है। हम सभी अपना जीवन तो बिता रहे हैं, लेकिन कई बार जब जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को डिटैच करके देखते हैं तो मन में सवाल आते हैं कि क्या जीवन का यही पर्पस है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, औरों को खुश कर लेना, थोड़ा सा इंजॉय कर लेना, थोड़े से पैसे कमा लेना, या फिर लाइफ का कोई हायर पर्पस है। खास करके एक नारी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई बारी इतनी ऑक्यूपाइड हो जाती है कि एक हायर पर्पस का अस्तित्व भी है, इस बात को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती। तो क्या कोई ऐसी प्रथा है जो हम सब कुछ करते उस एक हायर पर्पस से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं? चाहे वो हायर पर्पस अपनी वेलबींग का हो, अपने आप को खुश रखने का हो, या आध्यात्म से अपने आप को जोड़ने का हो। जो भी चीज हमारे एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग दे, जहां पर खुश रहना बहुत ही स्वाभाविक और सरल हो, ना सिर्फ औरों के लिए, लेकिन एक ऐसा जीवन जिसमें हम अपने लिए भी खुशियां क्रिएट करते हों और उन खुशियों का डीप एक्सपीरियंस करते हों। इसमें राजयोगा मेडिटेशन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है सब कुछ करते, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए उस डिवाइन एनर्जी से, उस सुप्रीम बीइंग से स्वयं को कनेक्ट करके भरपूर रखना। तो हम जानना चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट से उनका लाइफ पर्पस क्या है। अर्चना जी, आपसे शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी देखते हैं। अर्चना सिंह जी एक एंकर, जर्नलिस्ट और एडिटर हैं। आपने दिल्ली दूरदर्शन प्रसार भारती में कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में एंकरिंग की है। आपने कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज भी लिए हैं, जिनमें IAS, ADM, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स भी शामिल हैं। आप युगधरा मैगजीन की संपादिका हैं। ये मैगजीन समाज में वर्किंग विमेन की कहानियों को प्रकाशित करती हैं। आपको 2022 में ICEME के द्वारा नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड से गोरखपुर में सम्मानित किया गया। जब हम पर्पस ऑफ लाइफ की बात करते हैं हरनाम जी, तो मुझे लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिसका आप नाम लेंगे, आप गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में पर्पस ऑफ लाइफ की बात कही गई है कि भगवान ने हमें इस सृष्टि में जो भेजा है तो कुछ ना कुछ पर्पस के साथ, किसी उद्देश्य के साथ हमें भेजा है।
आई डिफाइन इट इन अ 2 डिफरेंट वेज, 2 तरीके से मैं इसको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप बात करते हैं कि एक होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप जी रहे हैं और आपको अपनी अर्निंग्स कमाना है, पैसे कमाने हैं और अपने घर वालों का और सबके लिए आपको वो अर्निंग के साथ आपको उनकी पूर्ति करनी है। दूसरा है इसका लोअर, इसको हम मैं इसको बोलती हूँ शायद कि ये लोअर पर्पस ऑफ लाइफ है। हायर पर्पस ऑफ लाइफ है इस जीवन रूपी किताब का, जिंदगी का एक पन्ना भी अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभावित कर पाते हैं, आपकी वजह से आप बदल पाते हैं, तो मेरे अनुसार वो हायर पर्पस ऑफ लाइफ है। वेरी नाइस। तो आपके जीवन में आपने अपने पर्पस तक आप पहुंचे हैं क्या आप? जी, अगर वो है तो उसके बारे में जरा बताएंगे। जी बिल्कुल। मैं एक हाउसवाइफ थी उसके, और मैं बहुत एम्बिशियस थी। अपना करियर मैं अभी परस्यू नहीं कर पाई थी, बट उसके बाद जब मैंने सोचा कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, सबसे पहले आप अपने आप में एक संतुष्ट होंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो मैंने अपना लाइफ पर्पस देखा कि मुझे क्या मुझे लाइफ में सिर्फ ये पर्पस है कि अपनी लिवलीहुड कमानी है, जस्ट टू अर्न द ब्रेड एंड बटर, कि वो लाइफ पर्पस है। हाँ ठीक है, वो भी आपका लाइफ का पर्पस है, आप सस्टेन नहीं कर सकते लाइफ में उसके बिना। वो लाइफ पर्पस अचीव करने के बाद आई बिकेम एन एंकर, अ जर्नलिस्ट इन माई लाइफ आफ्टर दैट, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब मुझे लगा कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, मैं नहीं बन पाऊंगी, आई स्ट्रगल दैट, और वो फेज सारा पार करके आई रीच दैट। फिर मुझे लगा कि इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में आप एक कण के बराबर भी नहीं हैं, तो आप सब कुछ ग्रहण करते हैं इस सृष्टि से, इस कण से, तो आप क्या देना चाहते हैं वापस। जो आप कुछ देते हैं, मैं शिक्षा के रूप में उसे लौटाती हूँ। जो भी मैंने शिक्षा ली है, मैं एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई एम अ कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर ऑल्सो, तो ये मैं प्रोफेशनली नहीं करती। तो जो आई स्पेंड माई स्पेयर टाइम इन टीचिंग किड्स, मैं बच्चों को, हाउसवाइफ्स को कम्युनिकेशन सिखाती हूँ, उनको मैं पढ़ाती हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर जो वो खुशी उस माध्यम से उन्हें मिलती है, और वो जो कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में उस शिक्षा को लेके, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं बहुत खुश होती हूँ उस चीज़ को लेके कि मैं शायद किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाई। राइट, वेरी वेरी। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझ रही हूँ कि जब हम हायर पर्पस की बात करते हैं तो दैट मीन्स वो हमें एक इनर हैप्पीनेस देता है, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर लाइफ हम जी रहे हैं जी, उसमें भी हमें डे टू डे में खुशी मिलती है, बट एक डीप इंटेंस फुलफिलमेंट जब हमें मिलता है तो हम अपने पर्पस से जुड़े रहते हैं। तो राजीव भाई, मैं यहाँ आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूँगी यहाँ पर कि मतलब मैं सही समझ पा रही हूँ क्या इस चीज़ को, कि जब हम अपने उद्देश्य की बात करते हैं, पर्पस की बात करते हैं, तो क्या ये डीप फुलफिलमेंट है अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर लिविंग इन आवर लाइफ? देखिए, ऐसे रिसर्च बताता है कि जब भी हम पर्पस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर वैक्यूम सा बना रहता है, जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। और उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, कहीं ना कहीं जीवन भर संघर्ष करता है, और जब वो पूर्ति हो जाती है तो उसको एक इनर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। तो लोगों ने रिसर्च भी किया है इस विषय को लेकर कि अगर लाइफ का, ऐसे तो बहुत सारे पहलू हैं पर्पस की, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा विस्तार करूं इसका, तो जैसे कि अर्चना जी बता रही थी कि पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर धार्मिक पहलू कुछ और हैं, साइकोलॉजिकल पहलू कुछ और हैं, और दार्शनिक पहलू भी कुछ और हैं। और अगर आप कहीं सर्च भी करेंगे तो लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं पर्पस ऑफ लाइफ को लेके कि एक सामान्य व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था अब्राहम मास्लो, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दी थी, अर्थात व्यक्ति क्यों जीवन में जीना चाहता है, उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। नीचे का जो लेयर है वो है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान की बातें। इससे बढ़कर मेरी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाए, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में, चाहे शारीरिक सुरक्षा के फॉर्म में, मेरी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और अगर हम उससे भी आगे बढ़ते हैं, अगर उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, तो उसको लगता है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ आगे क्या है, तो कहीं ना कहीं मुझे लव और अप्रूवल चाहिए सोसाइटी से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस ट्रायंगल को क्रॉस करके और आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको लगता है कि सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, कि जीवन में मैं कुछ मुकाम हासिल कर लूँ तो मुझे आत्मसंतोष की महसूसता होगी। और आपको आश्चर्य होगा कि उस ट्रायंगल का जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है, जो काफ़ी फेमस है, लोग शब्द भी यूज़ करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अर्थात जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए बना है, अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को फुल फ्लेज अगर वो यूज़ करता है उसके लिए, तो उसको उससे भी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो बहुत कम लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। इसमें राजीव भाई, बहुत सारे लोग अपने पैशन को ही अपना पर्पस समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पर इसमें आवश्यक नहीं कि व्यक्ति कोई हायर टारगेट अचीव करे। बट सबसे आश्चर्य ये हुआ कि अब्राहम मास्लो के उनके लास्ट के दिनों में, अंतिम दिनों में, उन्होंने सोचा नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, इससे भी कुछ हायर होगा।
और फिर बताते हैं कि विक्टर फ्रैंकलिन करके एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में अपना जीवन व्यतीत किया था। उनके बच्चे मारे गए, मतलब उनके बताते हैं कि उनकी वाइफ और उनके परिवार के सदस्य काफ़ी लोग मारे गए। इसके बावजूद भी उन्होंने पाया कि वो सरवाइव कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ को एक मीनिंग या पर्पस दिया, और उनका ये मानना था कि लाइफ का पर्पस केवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, सेल्फ ट्रांसेंडेंट, अर्थात केवल व्यक्ति अपने पैशन नहीं लेकिन दूसरों की सेवा के लिए बेहद की भावना में आता है तो उसे एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की महसूसता होती है। तो देखिए मनोवैज्ञानिकों में कितने सारे व्यूज़ हैं पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर, और सबसे और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है हमारे दार्शनिकों की। हमारे कई दार्शनिक ऐसे कहते हैं कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ना लाइफ का कोई पर्पस है। ऐसे भी दार्शनिक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सोचने का विषय है। एक होता है कि मैं लाइफ को क्या पर्पस दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, एंड सेकेंड इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ इटसेल्फ। राजीव भाई, आपने बहुत अच्छा शेयर किया, लेकिन इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है। मनोवैज्ञानिक, जैसा आपने कहा कि एक थ्योरी लेके आते हैं, फिर और एक मनोवैज्ञानिक और एक थ्योरी लाएंगे जिसमें वो कहेंगे कि जानवरों का कोई पर्पस नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, कल के लिए सोचते भी नहीं है, बट वो चल रही है। नदी भी अपनी चल रही है, कोई पर्पस नहीं है, चल रही है। तो आई एम सेइंग मनोवैज्ञानिक लाएंगे अलग अलग, विल टॉक मोर अबाउट इट, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे नैना जी से। जैसा इन्होंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपने अपने पैशन को अपना करियर बनाया, अपना पर्पस बनाया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये आपका पर्पस है, और अगर है तो यहाँ तक कैसे पहुँची आप? आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं आपकी आज तक की जर्नी। छत्तीसगढ़ के बस्तर की एक युवा और निडर पर्वतारोही नैना धाकड़ ने अपनी अविश्वसनीय पर्वतारोहण उपलब्धियों से दुनिया में तहलका मचा दिया है। उन्होंने केवल 10 दिनों की अवधि के अंदर दुनिया की 2 सबसे ऊंची चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की और कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके लिए उन्हें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नैना स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से प्रेरित रहती हैं और सोशल नॉर्म से मुक्त होकर अपने सपनों की जिंदगी जीने में विश्वास रखती हैं। अपने बस्तर गांव के लोगों में जागृति फैलाने के लिए वे विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी क्लासेस और लेक्चर्स आयोजित करती हैं। एक अलग स्थान पर वे अपने स्थानीय लोगों को कुछ माउंटेन एडवेंचर ट्रेनिंग देते हैं। वह हमेशा अपने मैसेज से लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। बेटी नहीं है किसी से कम, बेटियों से ही मिलेगा देश को दम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पैशन होना चाहिए हर व्यक्ति में। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे अंदर कैसा पैशन होता, और ये जो पर्पस की बात किए जा रहा है, जब मैं छोटी थी बिल्कुल ये पर्पस मुझे कोई समझ में नहीं था। लेकिन जो कहते हैं ना, एक गॉड गिफ्टेड होता है। मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ कि भगवान ने हाथ रखा है आप पे, तो वो छाँव कहीं ना कहीं लेके जाएगा, और आप में वो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं वो पर्पस एंड आपका पैशन बन जाएगा। सो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी। जब मैं 4 साल की थी मेरे पापा एक्सपायर कर गए, और घर वालों से जब टूट गए, कहते हैं ना कि एक फैमिली, एक जब बेटी बहू बन जाती है तो उसकी फैमिली ही अलग हो जाती है। सो मेरी मम्मी, हम 3 बच्चों को पालने के लिए, पापा की डेड बॉडी पड़ी थी, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तो हम जब छोटे हैं, 4 या 5 साल के बच्चे हैं, बड़ा वाला 7 साल का है, छोटा वाला 6 महीने का, उस लेडी को क्या पर्पस आएगा, क्या पैशन आएगा? सो वो जो कंडीशन था वो तो हमारे सेंस के परे था, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं था कि हम वो सोच सकें, क्योंकि 4 साल का बच्चा क्या ही ज़्यादा सोचेगा। सो मेरी मम्मी ने एक चीज़ हमको ये सिखाया, दुनिया में लड़ना है तो समंदर से खेलना होगा, चाहे तूफान कितने भी आए पैर जमा के रखना होगा। सो ये हमारी लाइफ की छोटी सी जर्नी हुई। और जिस फैमिली के सपोर्ट के बिना जब हम बाहर निकल गए और एक रेंट के रूम में रहते थे, पापा की डेड बॉडी पड़ी थी, इवन जिस रेंट के रूम में रहते थे, मम्मी 28 ईयर की थी, उनको बोला कि जवान है, बहुत सुंदर है, पता नहीं कितने लोग आएंगे यहाँ पे। तो एक लोगों का जो सोच होता है वो वहाँ पे कन्वर्ट हो गया था। मम्मी ने बस एक चटाई डाल के हमें पाला, हमें एक मिशन दिया कि जो भी करो ईश्वर पे बिलीव करना, ईश्वर आपके साथ है, आप बस विश्वास के साथ चलना। आप मेरा विश्वास जीत लिए, मतलब आप संसार का विश्वास जीत लेंगे। और मैंने वही सोचा और एक कदम स्टेप लिया, क्योंकि
हमारे यहाँ समाज में क्या होता है ना, बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देता। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य के छोटे से गांव बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ सा एक छोटा गांव है टाकरागुड़ा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और वहाँ पे जैसे हम 13 साल के बच्चे हो जाते हैं, लड़कियाँ हो जाते हैं, तो उनका एक उम्र हो गया, बस अब शादी करनी है और आगे की सोचनी है। तो वो चीज़ों को जो सोच चेंज करना था, वो मैंने अपना पर्पस बना लिया कि मुझे इनकी थिंकिंग को बदलना है। क्यों बेटियों के साथ, क्यों लड़कों के साथ क्यों नहीं, लड़कों को बाहर जाने की आजादी, बेटियों के साथ क्यों नहीं, वो जो चीजें थी वो मेरे अंदर का पर्पस था। तो पैशन जो होता है वो कितना डिफिकल्ट होता है, और पर्पस जो होता है वो कितना डिफिकल्ट होता है। मैंने पर्पस को कैच कर लिया, पैशन को छोड़ दिया, और पर्पस को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना ये बेटियों के साथ ही क्यों कुछ और चेंज किया जाए। मैं 7th-8th क्लास में थी, मेरे घर वालों को ये बताया गया कि बेटी को पढ़ा के क्या करोगे, क्योंकि आज से 10-12 साल ऐसा था कि सोच बहुत पुरानी थी, अभी तो डिजिटल हो गया है काफ़ी चीज़ें। तो कहते थे कि सिर्फ चूल्हा फूकेगी, शादी करके जाएगी। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आने वाले समय में हमारे यहाँ गैस आ जाएगा, लाइटर भी काम चलेगा। सो मैं वो लाइटर बन चुकी थी, और अपने समाज के लिए एक बेड़िया तैयार कर लिया था कि लड़कियों के साथ ऐसा क्यों। मैंने स्पोर्ट में जंप किया, हैज़ अ हॉकी स्टार्ट किया। हॉकी भी मैंने सोचा कि ये मेरा पैशन है। जब मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल घर से सूट पहन के जाती थी, 2 चोटी लगा के जाती थी, लेकिन जब ग्राउंड में जब स्टिक पकड़ना होता तो बिल्कुल निक्कर और जो शॉर्ट पे आ जाते, टी शर्ट पे आ जाते, तो लोग कहते थे, घर पे आके कंप्लेन करते थे, अच्छा आपकी बेटी के तो अब कपड़े भी छोटे हो गए। सो वो जो पैशन जो था मेरा, वो चेंज होता रहा। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक चीज थी कि मुझे वो चीज करनी थी, कुछ मुकाम हासिल करना था, जो बेड़ियां थी उन्हें तोड़नी थी, और मैं आगे बढ़ती रही। मैंने हॉकी भी छोड़ दिया, फिर मैं नेशनल प्लेयर हूँ जूडो की, और 3 टाइम मैंने नेशनल खेला, एंड हॉकी को भी स्किप किया। उसके बाद रेसलिंग खेला, देन क्रिकेट, कई बैडमिंटन, तो ऐसे मैंने कई सारे गेम खेले। पर मुझे ये लग रहा था कि जूडो में मैं परफेक्ट हो चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम अ कोच, तो वो मेरा पैशन था। तो मैं पैशन को अपने बना सकती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा कि वो जो हम 4 लोग हैं वो सेम एक जैसा कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना जो छोटा सा बस्तर है, मैं इस क्षेत्र में कुछ यूनिक, एक डिफरेंट काम करूं, कि लोग उस चीज़ से जाना जाए कि नैना ने ये किया है और नैना ने ये लाया है। सो मैंने वही काम किया और एक स्टेप लिया, और NSS से जुड़ी, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत होता है स्कूलों में। और जब जुड़ने के बाद एक चीज़ ऑफर आ था 2010 में कि मैं फर्स्ट नेशनल कैंप अटेंड की एडवेंचर का, और वहाँ से मुझे ये पता चला, जो कुएं की एक लड़की थी, जो समंदर को देखी नहीं थी, भांपी नहीं थी, वो डायरेक्ट सफ़र करती है बस्तर से हिमाचल का। और वो सफ़र में जो मेरा डर था, वो सफ़र का था, हाइट से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मेरा पैशन चेंज हो गया था। तो ये जो पर्पस है, वो पैशन में मैंने प्लस कर लिया। वो इसलिए किया क्योंकि पैशन से पर्पस लाने का मुद्दा मेरे लिए ये था कि मैं बेटियों को बाहर निकालना चाहती थी, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, इन यूनिक गेम ये आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने वो किया और बस एक स्टेप लिया। एंड 2011 में मेरा लक बाय चांस इंटरनेशनल, आई एम अ फर्स्ट माउंटेनर फॉर छत्तीसगढ़, की मैंने मिस बछेंद्री पाल मैम, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह किया है, उनके साथ मुझे एक छोटा सा अभियान में शामिल होने का मौका मिला इन भूटान। सो ये जब मैंने किया, तब मुझे पता चला कि वहाँ तो सारे लोगों को एक्सपीरियंस है और मैं उनमें तुच्छ सी थी, तो मेरा पैशन बहुत छोटा था। लेकिन यस, अगर आप में कार्य करने की वो क्षमता है, आप में वो जुनून है, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मेरे अंदर वो गट्स बन चुके थे कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सी लेवल पे थी। अब डायरेक्ट उस माउंटेन की चोटी पे व्हाइट चादर देख रही हूँ, बर्फ की लेयर देख रही हूँ, व्हाइट हाउस देख रही हूँ, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये पता चला कि मैं प्रकृति के गोद में बैठ गई और मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड मैं कंटिन्यू इस फील्ड में रही। टाटा स्टील का काफ़ी सपोर्ट रहा कि उन्होंने मुझे इस कोर्स के माध्यम से यहाँ जोड़ा रखा। फिर 2013 में मैंने नेपाल अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट किया मिस बछेंद्री पाल मैम एंड विथ टीम, जो इसमें वुमेन्स की टीम थी, जिसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए एंड साथ ही कंटिन्यू करती रही। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने माउंटेन को क्यों सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने का मुद्दा यही था कि मैं चाहती थी कि मैं छोटे से बस्तर में एक यूनिक गेम प्रोवाइड करूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये बस्तर से मुझे छत्तीसगढ़ राज्य का बीड़ा उठाना पड़ा। 2021 में मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी के लिए निकलना था। जर्नी काफ़ी लंबी थी। सब कहते थे लड़की है नहीं कर पाएगी। वाकई में महिलाओं के साथ ये चीज़ें सुनने को मिलती है। हम सिटियों में रहते हैं, सिटी पे रहते हैं, शहरों पे, तो ये सुनने को मिलता है कि महिलाएं सक्षम हैं, उनको सब कुछ मिलता है। लेकिन आप थोड़ा सा इंटरनल सिटी के बाहर अगर जाते हैं, इंटरनल एरिया पे जाते हैं, तब पता चलता है आज भी वो चीज़ आज़ादी नहीं मिली है बेटियों को, वो नहीं कर सकती। लेकिन हम जैसे लोग एवरीवेयर, ऐसा नहीं है छोटे गाँव में है, आज भी वो बिलीफ सिस्टम थोड़ा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन एक होता है ना कि आपको जीता जागता उदाहरण चाहिए। राइट।
अगर भगवान को देखना है तो हम पास में रख लेंगे, लेकिन आप अगर साक्षात भगवान के स्वरूप किसी के पास खड़े हो जाते हैं और आपको देख के कोई सीख गया तो वो आपका पर्पस है। ये मेरा मानना है कि मैंने वो करके दिखाया, वो अटेम्प्ट किया और अपने मम्मी को ये बताया कि मैं बेटी हूँ। जो मेरे भाई मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, आज मुझे कहते हैं कि बिना पूछे मेरे काम नहीं होती। इवन जो मेरा गांव है, मेरा राज्य है, वो हर एक लोग ऐसे फोन करके पूछते हैं कि दीदी ये सही है ना, ये कर ले। तो ये मेरा पर्पस था। हाँ। क्योंकि पर्पस पैशन को कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ये मेरे लिए था। और 2021 में मैंने विश्व की 2 ऊंची चोटी फतेह किया, जो माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लॉस है। ये जो था वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, क्योंकि वर्ल्ड से 450 क्लाइंबर्स एक जगह पे कलेक्ट होते हैं बेस कैंप, एंड बेस कैंप के बाद जो चुनौतियां आती हैं, मतलब कुंभू ग्लेशियर इस रात के 11 बजे हम क्लाइंब करने के लिए निकलते हैं विथ बैग एंड ऑक्सी सारा कैरी करके लेके जाते हैं। और वो कैंप 1 के लिए जो 1000 मीटर का जो सबमिट होता है, मतलब हम रात के 11 बजे चलना स्टार्ट किए हैं, सुबह का 11 बज गया, शाम का 4 बज गया, क्या खाया क्या पिया, कैसा मौसम है, कुछ समझ में नहीं आता। वो जो सिचुएशन होता है वो पता चलता है कि यस, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और ईश्वर मेरे साथ है और मैं ईश्वर के गोद में हूँ। तब मुझे ये बिलीव हुआ कि मैंने कुछ अच्छा किया था, जो मेरे को ईश्वर ने इसको करने के लिए सेलेक्ट किया है। और वो मेरा पर्पस चेंज हो गया कि मैं अब नीचे जाके ये लोगों को दूंगी। इवन मैं कैंप 2 में पहुंची तो लोगों ने ये बोला, एक तो तुम वेजिटेरियन हो, बहुत कम खाती हो, नीचे चली जाओ मर जाओगी। तो काफी लोगों का था, क्योंकि जिसे सी लेवल से हाइट पे चले जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि मौसम की मात आती है, मौसम इतना खराब हो जाता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इवन एवेलांच आ जाता है, हिमस्खलन जिसे कहते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाओं में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। तो लोग कहते हैं कि फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वहां बैठ के ये रियलाइज की कि मेंटली फिट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मानसिक रूप से परफेक्ट है ना, तो आपको ये फिजिकली कोई डैमेज नहीं करेगा। तो मैं मेंटली प्रिपेयर ज्यादा थी उस सिचुएशन पे, और मैंने बस ये कहा था अपनी माँ से, अगर वापस ना लौटूं तो फिक्र मत करना, बस मेरा नाम उस झंडे पे है, उस झंडा देश का उस टॉप पे रहेगा, ये आप बस बता देना। मैं हमेशा ये कहती थी, और जब मैं करके आई वाकई में आज मुझे पूरा समाज मुझे देख के सीख रहा है, मुझे वो इज्जत देते हैं। मेरे जो घर वाले जो छोड़ दिए थे साथ, आज साथ देने के लिए दुनिया खड़ी है। सो वही कहते हैं ना कि एक जो मेरा पर्पस और पैशन था उसको मैंने इंक्लूडिंग किया और आज मैं बच्चों को देती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आपके अंदर एक वो जो ज़ील थी कि नहीं कुछ करके दिखाना है, और वो ज़ील लेते हुए आप सब भूल गए कि जो भी आपके हर्डल्स आ रहे थे, Correct. आप वो हर्डल्स को पार करते गए। और अंदर का डर था, ऐसा नहीं कि डर नहीं था, यू सेड कि वो डर था, लेकिन फिर भी आपने उस डर पर विजय प्राप्त की ओनली बिकॉज उनका उद्देश्य बहुत स्ट्रॉन्ग था। करेक्ट, राइट, करेक्ट। बहुत खूबसूरती से मैं समझ रहा हूँ राजीव जी ने जो एग्जाम्पल दिए हैं कि हमारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं। तो यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि बचपन में जो इनके साथ हुआ, जो मेंटालिटी थी गांव वालों की एक लड़की नहीं कर सकती थी, कहीं ना कहीं इन्होंने वो साइकोलॉजिकली उनको आंसर देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट अभियान निकाला कि मुझे इनको एक जवाब देना और वैलिडेशन मुझे लेना है कि लड़की कर सकती है। ये आपका नींव था, राइट? और इससे आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक के बाद फाइनली आपने कनेक्ट किया, जिससे आप एक हो गई कि ये चीज मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, ये कंप्लीटली इंजॉय कर रही हूँ और इससे मैं बाकी लोगों को भी किसी तरीके से अपलिफ्ट कर दूंगी। तो ये कनेक्शन आया एंड देन यू आर एबल टू अचीव सो मच। तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे। राजीव जी, जैसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी पूरी कहानी में, स्टोरी में कहीं ना कहीं पर्पस एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जो उनको ड्राइव कर रहा है। करेक्ट। और इन्होंने क्योंकि अपने लाइफ को एक पर्पस दे दिया है, तो वो पर्पस ही एक इतना जबरदस्त पावर का काम कर रहा है कि परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, भले इनके अनुकूल ना हो, पर फिर भी इनको लाइफ में वो सफलता तक ले जा रहा है। और इसके बाद शी इज फीलिंग अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वो फुलफिलमेंट की फीलिंग आ रही है। तो ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि अगर इन्होंने लाइफ में वो पर्पस सेट नहीं किया होता तो ये कहाँ पर होते। सो हाउ पर्पस इज एक्टिंग एज अ मोटिवेटिंग और अ ड्राइविंग फैक्टर टू शेप द लाइफ। तो लाइफ को हम अगर पर्पस सेट कर सकते हैं तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा था विक्टर फ्रैंकल का, कि उनका भी यही हुआ था कि सब परिस्थितियाँ विकट हैं, जीने खाने की भी कुछ उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम जीवन को, लाइफ में अगर लाइफ को कोई ना कोई अगर हम अर्थ या मीनिंग दे देते हैं ना, तो वो मीनिंग इतना देना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उस पर पूरी एक साइकोलॉजी का फील्ड, जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं, वो शुरू कर दिया। जस्ट हाउ टू गिव मीनिंग टू द लाइफ और पर्पस टू द लाइफ। उससे व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। और व्यक्ति अगर कंसंट्रेशन कैंप में भी हो ना, फिर भी अपने आप को सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड फील कर सकता है, बिकॉज दे हैव गिवन मीनिंग
और पर्पस टू द लाइफ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इनका। इनके पास रीजंस थे कुछ करने के, एक्सपेरिमेंट करने के, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे मास्लो की थियोरी पे बॉटम लाइन पे है, पेट भर गया, करेक्ट, अब क्या करें लाइफ, एंड करते रहते हैं जो समाज उन्हें सिखाता है, करते रहते हैं और अंत में रिजल्ट निकलता है कि दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इन अ व्हाइल, बिफोर दैट वी विल आस्क संगीता जी इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कि इस स्थिति में क्या एक तरीका है, ऐसा कौन सा तरीका हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम अपने पर्पस से कनेक्ट करें। मुझे लगता है हमारा टॉपिक एक और है होलिस्टिक लिविंग का। कहीं ना कहीं अगर हम होलिस्टिकली जीना सीख लें और अपने जीवन को चलाएं तो हमारे जीवन का पाथ अपने आप सामने आ सकता है या नहीं आ सकता, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे संगीता जी की कहानी। संगीता राज भारत की कंटेम्प्ररी पेंटर हैं। आर्ट फैटर्निटी में संगीता जी का काफ़ी नाम और सम्मान है। संगीता जी हीलिंग थ्रू आर्ट में माहिर हैं। आपने कला के क्षेत्र में कई डिग्रीज और अवार्ड्स हासिल किए हैं। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की फेलोशिप, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, कलाश्री, कला रत्न, नेशनल प्राइड अवार्ड, मैं हूँ बेटी, वरिष्ठ प्रतिभा और विमेन ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं। आज के स्ट्रेसफुल माहौल में पेंट्स और मिट्टी जैसे तत्वों से यह थेरेपी बहुत सहायता करती है। आप डिप्रेशन, स्ट्रेस और अन्य मेंटल डिसऑर्डर्स को कला के माध्यम से ट्रीट करती हैं। बच्चे, बूढ़े, स्पेशली यंगस्टर्स और फॉरेनर्स इस ट्रीटमेंट का बहुत फायदा ले रहे हैं। I'm born and brought up in Lucknow, so वहाँ पर मुस्लिम्स का ज़्यादा वो रहता था। हमारे प्रेस में सारे वर्कर्स मुस्लिम्स थे, मेरे बुटीक में सारे वर्कर्स मुस्लिम थे। I was educated in a convent, so right from morning till evening we were supposed to follow the rituals of Christianity. हम लोग बाइबल भी पढ़ते थे, चैपल में जाते थे, और even in college when 11th and 12th I went to Isabella Thoburn College, वहाँ पे भी हमारा half an hour का chapel was compulsory, and हम जो भी कुछ start करते थे we used to cross ourselves, you know. So उस तरीके से हमारी upbringing हुई है। And at home my mother was मतलब मेरे नाना जी आर्य समाजी थे, मेरे दादाजी सनातन धर्म को फॉलो करते थे, मेरी दादी जी आनंदपुर जाती थी। सो आई हैड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज religions and the faiths which were, they were not imposed on me but they were of my interest. तो बहुत पहले से शायद वो एक जर्नी मेरी शुरू हो गई थी, because in school I was the member of the LTS where we were taught to that is a leadership training service. तो हम कैसे लीडर्स बनते हैं, अब जब लीडर आप बनेंगे तो इट इज़ नॉट सेल्फ गेन, इट इज़ गिविंग। मॉरल साइंस की क्लास में हमारा रहता था द जॉय ऑफ गिविंग। दादी जी जब जाती थी तो हम लोग से सबसे कलेक्ट करके लेके जाती थी कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, आपको क्या देना है। माई फादर यूज्ड टू सपोर्ट एक एन ऑर्फनेज, जहाँ पे हम लोग अपने पुराना, कहने को तो पुराने हैं बट वो कपड़े नए के नहीं होते थे, उसको आप देख लो बटन कहीं निकला है उसको सीव करके और सब पूरा कलेक्ट करना, उसको प्रेस वेस करके हम एक ऑर्फनेज में जाते थे, वहाँ बैठ के बच्चों से बात करनी है, पूरा दिन स्पेंड करते थे वहाँ पे। द जॉय ऑफ गिविंग वॉज इनकलकेटेड एट अ वेरी वेरी यंग एज, एंड देन लेटर ऑन इन लाइफ हमें लगा कि इससे तो बड़ा मज़ा आता है। We're talking about the worldly pleasures, जो हमारे pleasures not of the soul. At that time हमें ये थोड़ी पता होता था कि that is our soul is gaining by it, या मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरी soul को मज़ा, soul नहीं होता था ना, it was me. वो एक आपको एक अच्छा फुलफिलमेंट वाला फीलिंग आता था उस वक्त। हाँ, आपको लगता भी था कहीं ना कहीं, देखिए हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेजर वो नहीं था कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। लेटर ऑन व्हेन वी मैच्योर एंड वी बिकम एडल्ट्स, तब हम मैं और ईगो और ये दूसरा, ये मेरा, ये सेल्फिशनेस, ये गिविंग, वो सब बातें, ऑल दीज वर्ड्स कम लेटर ऑन इन लाइफ। So when did you find your purpose, like doing all these things?
तो 12th पास करने के बाद जब मैंने बोला कि मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो वो लगा कि भाई माय मदर इज़ अ बीएड और फादर ने AA करा हुआ है, LLB करा हुआ है, आप आर्ट जाओगे, आप पढ़ाई छोड़ दोगे? तो वो बात आई। एनीवेज वहाँ पे नहीं जा कर के, बट स्टिल आई यूज टू स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू आर्ट, लोगों को आर्ट सिखाना। अब देखिए, जब बच्चों के साथ आप बैठते हैं, कलर्स लेके बैठेंगे और उनको देंगे चीज़ें, तो कितनी खुशी मिलती है बच्चों को। भाग भाग के आते हैं, एकदम लिपट जाते हैं, मैम 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 करके, सब वो कलर्स की बात होती है। और एक बाद में कुछ आपको स्टोरी बता दूंगी कि मैंने उस वक्त आर्ट नहीं कंप्लीट करी, बाद में मैंने BFA भी करा, मैंने मास्टर्स इन पेंटिंग भी करा, मास्टर्स इन आर्ट कंजर्वेशन किया, मेरे पास ऑनरी PhD है, मेरे पास ऑनरी DLED है। तो उस टाइम ना करके आफ्टर माय डॉटर्स हैड ग्रेजुएटेड मैंने उसके बाद किया ये सब कुछ आर्ट में। तो उसके भी रीजंस थे, खैर। तो बट इधर हम जो पर्पस बोल रहे हैं लाइफ का, सो आई वांटेड टू गिव टू द वर्ल्ड कि आर्ट के थ्रू healing, we do healing through art, we give happiness through art. तो एंड ऑफ द डे मैं ये समझ पा रही हूँ कि जब हम पर्पस की बात कर रहे हैं, तो एक डीप सेटिस्फेक्शन जब तक हमें नहीं आता है, हम अपने पर्पस से कनेक्ट नहीं होते हैं। और हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हाँ, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे इन्होंने भी किया। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें सेटिस्फेक्शन आया, जैसे आपने कहा बच्चों के साथ आया, हो सकता है कुछ समय बाद एक मोनोटनी आ जाए, फिर आपको चाहिए कि वापस हम इसको स्टर करें, कुछ और लेके आए। ऐसा भी हो सकता है जीवन में, राइट? एक और चीज राज मैंने नोट की, सब लोग अपने अपना शेयर कर रहे थे कि when we give something, तो एक जो सेटिस्फेक्शन आता है, उसे हम अपने उद्देश्य से जोड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो खुद को, जैसे इन्होंने कहा, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। वो वैक्यूम क्यों भर रहा है? सामने वाले की खुशी को देख के कहीं ना कहीं इससे एक ऑर्गेनिक कनेक्शन मिल रहा है। देखिए, एक बहुत खूबसूरत बात निकली, जॉय। जॉय, इंटरनल जॉय बहुत जरूरी है। सभी को जॉय मिल रहा है, इनको उनके साथ कनेक्ट करके जॉय मिल रहा है, आपको देखकर जॉय मिला, इन्हें भी फाइनली बांट कर जॉय मिला, पेड़ों को ले जाकर माउंटेन के साथ समय बिताने में जॉय मिला। तो जॉय इज द की वर्ड। हम क्यों पर्पस के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं? क्यों हम तलाश कर रहे हैं कि ये मेथड लें और हम अपना पर्पस ढूंढे, ये रिलीजन ग्रुप हमें पर्पस दे रहा है, हम ढूंढे? क्यों नहीं हम अपने आप को तलाश करें और उस जॉय को डिस्कवर करें, एक्सपेरिमेंट करके? अगर वो हमें जॉय मिल जाता है और उस पे हम लगे रहें, जैसे टैगोर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, बुद्धा ने भी बोली थी कि बारिशें तो खूब हुई, जमीन काबिल न थी। टैगोर ने कहा था कि हम अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लें ताकि चीजें अपने आप हमारे पास आ जाए। तो हम इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, राजीव जी आपने बहुत काम किया है इसके ऊपर, तो क्या एक होलिस्टिक तरीका है कि हम होलिस्टिक जीते हुए इस चीज को प्राप्त करें? क्या हमें जॉय दे रही है और उससे हम अपना रास्ता निकालें जीवन का? जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम लाइफ को एक मीनिंग दे देते हैं, लाइफ एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे पास आती है। अगर उसको कोई ना कोई, अगर हमने एक वर्थफुल मीनिंग दे दिया ना, तो एक अलग ही हमें एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। हमें किसी ना किसी प्रकार का एक डायरेक्शन मिल जाता है। और क्या होता है कि जब डायरेक्शन मिलने के बाद क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। मैं क्यों बता रहा हूँ? एक होता है कि फिजिकल सेंस में दुनियावी प्लेजर, दुनियावी गोल, धन, वैभव, पैसा, सक्सेस, और दूसरा होता है कि इससे बियॉन्ड। तो ये देखा गया है आमतौर पे, ये एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन का कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव मुझे एवर लास्टिंग जॉय नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो जैसे राज जी बता रहे थे कि हम एक गोल सेट करते हैं या एक पर्पस सेट करते हैं, कुछ देर के बाद फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता है, फिर हम दूसरे गोल के तलाश में जाते हैं, दूसरे पर्पस के तलाश में जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सारे कहीं ना कहीं जो पर्पस है ना कहीं व्यक्ति, वस्तु या वैभव वाली चीजों पे बेस्ड है। बट अगर हम इसके बियॉन्ड चले जाएं, इस थोड़ा से और ऊपर उठ जाएं, तो मुझे लगता है कि इससे एक एवर लास्टिंग प्लेजर का हम अनुभव कर सकते हैं, जो उसका सेटिस्फेक्शन, ये जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे भी कहीं अतीन्द्रिय आनंद देने वाला हो। वो होलिस्टिक पर्पस है कि जिससे सारे पर्पस हमारे सर्व हो जाते हैं। और एक पर्पस को अगर हम पकड़ लें, वो है अपने बीइंग या अपने स्वरूप में टिक जाना। क्योंकि दुनिया की सारी चीजें जो है इम्परमानेंट है, तो क्या चीज है जो परमानेंट है, जो मुझे एवर लास्टिंग सेटिस्फेक्शन दे सकती है? तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, अपने उस शांति और आनंद में टिक जाते हैं, और टिकते हुए क्या करना है,
कर्म करना है, छोड़ना नहीं है संसार को। टिकते हुए हम अपने पर्पस की यात्रा में जब जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एवरलास्टिंग होता है, और उसके बाद कहीं हमें फीलिंग नहीं आएगी कि अभी भी मैं इनकम्प्लीट हूँ या मैं किसी न किसी तरीके से अपूर्ण हूँ, जिसको भारतीय दर्शन में कहा गया है, अलग अलग नामों से कहा गया, कई उसे जीवन मुक्त कहते हैं। मतलब हम कोई भी कर्म ऐसा करें जिससे हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटी में, जो सोल क्वालिटीज आप बोलते हैं, उससे जब जुड़ते हैं तो हम एक्चुअल में ब्लिस फील करते हैं। हाँ, या लेकिन अपने कोई भी purpose कर्म से नहीं, जुड़ते हैं। वो कर्म जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो। Right. इंटेंशन मैटर्स अ लॉट, कि हम किस इंटेंशन से कर्म कर रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं सेल्फिश ओरिएंटेड मोटिव से है तो वो इतने लास्टिंग लेकिन फीलिंग। सेल्फिश की डेफिनेशन भी ऐसी हो सकती है ना कि अगर कोई भी मैं कर्म कर रहा हूँ जिससे मेरा हेल्थ बेटर हो रहा है, मेंटल हेल्थ बेटर हो रहा है और दुनिया भी बेटर हो रही है, तो मेरा सेल्फिशनेस का डेफिनेशन है कि आई एम गेटिंग बेटर एंड वर्ल्ड इज गेटिंग बेटर, जो भी कर रही हूँ, तो दैट इज स्टिल जस्टिफाइड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक स्वार्थ होता है जो आत्मा का, स्वार्थ बहुत ही अच्छा शब्द है, स्व अर्थ। स्व मतलब कोई बाहरी हमने जो कंडीशनिंग की उसकी बात नहीं चल रही है। स्व का मतलब होता है हमारा ओरिजिनल स्व के अर्थ। तो अगर ओरिजिनल स्व के अर्थ में हम टिकते हैं तो ऐसा स्वार्थी होना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस स्वार्थी से ना बहुत सारे हमारे अदर गोल्स अपने आप सेट हो जाते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि क्या करें, तो जैसे ही हम उस स्वरूप में टिकते हैं, हमारी अंतरात्मा खुद हमें गवाही देती है कि क्या मीनिंग लाइफ का होना चाहिए। हमारे जो पर्पस को लेके सारे कंफ्यूजन्स है वो भी सॉल्व होने लगते हैं। तो जैसे ही हम सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन में टिक जाते हैं, तो लाइफ की जो स्किट है, जो जर्नी है, उसके साथ भी हमारा पर्पस कहीं ना कहीं सिंक हो जाता है, और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो जितने भी साइकोलॉजिकल या धार्मिक जो भी पैरामीटर्स बताए गए हैं, इससे बियॉन्ड एक परम सुख का, परम कंप्लीटनेस का एक अनुभव होता है। दैट इज द अल्टीमेट गोल वन कैन अचीव। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इनफैक्ट मुझे लगता है सतनाम, जो हमने आज इतना सुना समझा, अगर हम इसका टेक अवे निकालें तो ये है कि हमारे जो बीइंग, जो राजीव भाई बात कर रहे हैं, बीइंग की जो भूख है वो है जॉय, प्योर जॉय, जिसमें हम दूसरे के अंदर जॉय देकर, उसे खुश कर कर हमें जो जॉय प्राप्त हो रहा है, दैट इज समथिंग आई कनेक्ट डीपली विद। कहते हैं मंजिल पाना बहुत इजी है, लेकिन जो रास्ते में जो कठिनाई आती है, Correct. उसके जो Yes. आप जो सह रहे हैं, तप रहे हैं ना, वो कभी नहीं भूल सकते। आप टॉप पे तो खड़े हो गए, जैसे नैना सिंह धाकड़ इस टॉप पे है, वो चीज भूल गई, लेकिन जो रास्ते की जो कठिनाई है ना, वो लाइफ का एक पीरियड था जो कंटिन्यू मैंने चला, और उसको मैंने एक चीज बना लिया कि यस, जो मैंने जॉय किया था उस पे, जो वहां समय दिया था, वो कहीं नहीं मिलेगा। जो बीत गया वो अतीत है, और जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान है वो सौमान, जैसे आपने बोला, वो वर्तमान है, सौमान है, खुद के अंदर जाना। तो एंड में यही मेरे को समझ में आया है कि हम आज तक अपना पर्पस आउटसाइड ढूंढ रहे थे। हम सोच रहे थे कि कहीं और से हमें पर्पस मिलेगा, बट एक्चुअल में वो तो मेरे अंदर ही है, और वो मुझे खुद ही तलाशना है। और खुद में अगर हम खुश हैं ना, इफ द जॉय इज विद इन, ऑटोमेटिकली आई विल स्प्रेड इट आउट। Correct. अगर मैं खुश नहीं हूँ तो आप भी दुखी होगे, आप भी दुखी होगे। मैं खुश हूँ, मेरी स्माइल देख के आप भी मुझे वापस स्माइल करेंगे ना। बिल्कुल। तो बेसिकली हम पर्पस के पीछे ना जाएं, इनसाइड आउट ये लाइफस्टाइल बनाएं, Yes. क्योंकि अगर हम होलिस्टिकली जिएंगे तो हमें समझ में आएगा कि जेन्युइन जॉय बिना किसी इंटरफेरेंस के कहाँ से आ रहा है, और हम उस रास्ते पे चलेंगे तो अपने आप हमें मंजिल मिलेगी, हमें रास्ता मिलेगा, जॉय मिलेगा, और सारी चीजें जो हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वो हमें अंदर ही अंदर ही मिलेगी। मिलेगी, इसी सोच के साथ, इसी होप के साथ कि और प्यारी सी मुस्कान के साथ हमें शो को विराम देते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति शाह, मॉडल कोऑर्डिनेटर, लाइफ कोच और एक्टिंग मेंटोर। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, मगर तब हमारे पास ऐसी कोई सोर्सेज नहीं थी जहाँ हम उस मीडियम तक जुड़ सके, जहाँ पे मेरे एक्टिंग के सपने पूरे हो सके। मेरी शादी हुई और मेरी बेटी हुई, तो मेरी बेटी के माध्यम से मैं कोऑर्डिनेटर बनी, और मेरी बेटी को मैंने एक्टर बनाया। तो यहाँ से मेरी कोऑर्डिनेशन की जर्नी शुरू हुई। मेरी बेटी का करियर स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ने लगे। सबको अपने बच्चों को एक्टर बनाना था, तो सब लोगों ने आके मुझे पूछे कि दीप्ति जी, आपने अपनी बेटी को एक्टर कैसे बनाया, आप इस फील्ड में कैसे जुड़ी। तब मैंने अपनी कोऑर्डिनेशन कंपनी स्टार्ट की, मणिभद्र दादा कास्टिंग एजेंसी। वहाँ से मेरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई, और मेरे साथ आज 5000 बच्चे जुड़े हैं, और वो सारे बच्चे जो छोटे 5 साल से लेके 15, 18, 20 साल तक
मगर वहाँ से मुझे सेकंड पर्पस ऑफ लाइफ मिला जो हायर पर्पस था। वो मुझे नहीं पता चला कि मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला, मगर वो शायद यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बनाया। और मेरा लाइफ का हायर पर्पस है कि मेरे देश के बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारा रॉन्ग मिथ है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हमारे बच्चों को लेके जाएंगे, जहाँ पे वो हमें छोड़ के स्पिरिचुअल पाथ पे कनेक्ट हो जाएंगे और हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो वो एक रॉन्ग मिथ तोड़ना चाहती हूँ। और कोइंसिडेंटली मेरी मुलाकात ब्रह्म कुमारी के बोरीवली सेंटर से हुई और वहाँ से मेरी लाइफ का एक सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, जहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें, लाइफ का हायर पर्पस, आत्मा से परमात्मा का मिलन और मेरा सोल कॉन्शियसनेस टू बॉडी कॉन्शियसनेस की जर्नी पता चली। और तब मैंने सोचा कि ये अगर जर्नी मेरे लिए 50 साल में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो मैं मेरे बच्चों के लिए, जो मेरे देश का फ्यूचर है, उनके लिए मैं क्यों ना करूं। जीवन का मकसद है कोई बड़ा, ना उम्मीद में उम्मीद भर लूं जरा। जीवन का मकसद है कोई बड़ा, ना उम्मीद में उम्मीद भर लूं जरा। दिल की आवाज सुन लूं जरा, अब मन में मेरे है ये विश्वास। खूबियों को पहचान है करना जग उपकार, खूबियों को पहचान है करना जग उपकार। रोशनी बनके है दम को मिटाना, रोशनी बनके है दम को मिटाना। ये चुनौतियाँ मजबूत बनाती मुझे, है जीना सिखाती मुझे समय के हर दौर में। मन में सिवा भाव लिए जीवन में, है सबके दिल में खुशियाँ भरते जाना। खूबियों को पहचान है करना जग उपकार, खूबियों को पहचान है करना जग उपकार। रोशनी बनके